हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइकोलॉजी जेबीटी 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था आपका, उसका क्वेश्चन पेपर। एंड ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपको आने वाली जो आपकी एग्ज़ाम आने वाला है एचपी टैट का, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। एंड ये जो क्वेश्चन थे, मैं बोलूँगी डिफ़िकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं था। साइकोलॉजी सेक्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी था, बट स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही थी, तो हम उसको अच्छे से डिस्कस करते हुए सॉल्व करेंगे इस पेपर्स को। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। और एक और चीज़ है, साइकोलॉजी से रिलेटेड आपकी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड है चैनल पे, तो आप प्लेलिस्ट में जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका जो है लिंक्स चेक कर सकते हो, उन वीडियोस को देख सकते हो अगर आप एचपी टैट की तैयारी कर रहे हो। ये वैसे तो जेबीटी का पेपर है, बट साइकोलॉजी जो पूछी गई है वही आपके जो है मेडिकल, नॉन मेडिकल एंड आर्ट्स सेम रहेगी सबके लिए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है ये वाली वीडियो, ठीक है। सो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। IQ ऑफ एन 8 year old स्टूडेंट हुज मेंटल एज इज 6 विल बी। तो आपको पता होना चाहिए इसके लिए सबसे पहले कि IQ का फॉर्मूला क्या होता है। तो IQ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है आपका मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इनटू 100, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि आपका जो टर्म IQ था वो किसने वो कॉइन किया था। तो ये आपके विलियम स्टर्न ने किया था। ये क्वेश्चन भी बनता है और बहुत बार पूछा भी गया है एग्जाम में। तो IQ किसने टर्म किया था? आपके विलियम स्टर्न ने किया था, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है मेंटल एज किसने कॉइन किया था? तो आपके एल्फ्रेड बिनेट ने किया था। एंड ये एल्फ्रेड बिनेट कौन थे आपके, जिन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था आपको 1905 में। ये भी आपको याद रखना है। और ये फॉर्मूला वैसे तो विलियम स्टर्न ने दिया था आपको, बट इसको रिवाइज किया गया था। जब विलियम स्टर्न ने ये फॉर्मूला दिया था तो उन्होंने फॉर्मूला दिया था ये IQ इज इक्वल्स टू MA अपॉन CA, ठीक है। MA मतलब मेंटल एज एंड CA मतलब क्रॉनिकल एज। उन्होंने सिर्फ दिया था, पर टर्म ने इसको रिवाइज किया था 1916 में और 100 भी लगा दिया था, ठीक है, इंटू 100 कर दिया था। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। आपको IQ कैलकुलेट करना है, तो क्या है आपका, इसमें आपकी मेंटल एज कितनी दी गई है, इसमें आपकी मेंटल एज कितनी दी गई है आप देख सकते हैं। इसमें आपकी जो मेंटल एज है वो दी गई है 6 years। आपकी क्रॉनिकल एज 8 इंटू 100, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसमें आपका आंसर आएगा 75। अब आपको एक और चीज़ याद रखनी है इसमें, वो क्या है, वो क्या चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो आपके 72, जो आपके 79 वाले जो चिल्ड्रन होते हैं आपके, एवरेज जिनकी ये रहती है, क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंस जिनकी 70 to 79 रहती है, वो किस जोन में पढ़ते हैं। तो ये किस जोन में पढ़ते हैं, अगर हम ये बोले कि 75% या 75 किसी की IQ है, तो वो किस जोन में आता है, वो बच्चा किस जोन में आता है, तो आप बोलोगे वो बॉर्डर लाइन जोन में आता है। कौन से जोन में आता है? बॉर्डर लाइन जोन में आता है, या हम बोलेंगे डल जोन में आता है, ठीक है। वैसे ही अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर कोई बच्चा है जिसका 9209 जो है वो क्या रहता है, IQ रहता है, तो आप क्या बोलोगे वो किस जोन में आता है? वो आपके आता है नॉर्मल एवरेज में। और अबव एवरेज कितने रहते हैं? 110 से 119 रहता है, ठीक है। जो आपको ये IQ चार्ट है ये लर्न करना है, बहुत अच्छे से लर्न करना है। जो 0 से लेके आपके 140 अबव तक जाता है, ठीक है। गिफ्टेड सीरीज़ जो आपकी रहती है, गिफ्टेड बच्चे जो रहते हैं आपके, वो किस में 140 अबव में रहते हैं। तो ये IQ वाला टेबल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में यहाँ से मेंटल एज किसने कॉइन किया था, IQ किसने कॉइन किया था, ये क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द पार्ट ऑफ पर्सनालिटी विच डेवलप्स द लास्ट। तो सबसे लास्ट में कौन सी पर्सनालिटी की कौन सी लास्ट में आती है, तो वो आपको पता होना चाहिए। सबसे लास्ट में आपका सुपर ईगो आता है, मतलब जो मोरालिटी बेसिस पे जो है आपकी नैतिकता के ऊपर जो
प्रिंसिपल वर्क करता है आपका सुपर ईगो वाला, ठीक है। मतलब जो नैतिकता है वो बच्चे में या किसी भी इंसान में, हम ये बोल सकते हैं, सबसे लास्ट में आती हैं। पहले क्या आता है, पहले तो सबसे पहले इड आएगी, प्लेजर प्रिंसिपल आएगा, बच्चे को सिर्फ लालच आएगा और ये आएगा, हर चीज़ में उसको अच्छा लगेगा वो करना, ठीक है। फिर उसको थोड़ा सा लॉजिकल प्रिंसिपल आएगा जब उसके अंदर, तो क्या आएगा उसके अंदर, ईगो आएगा, जब वो थोड़ा सा पार्टली कॉन्शियस होने लग जाएगा, ठीक है। और जब वो पूरा कॉन्शियस हो जाएगा और नैतिकता पे वो वर्क करने लगेगा अपनी, तो क्या हो जाएगा, तब उसके अंदर सुपर ईगो आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सुपर ईगो, बी, सुपर ईगो विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल एनर्जी इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स डेवलपिंग पीयर ग्रुप सोशल रिलेशन। सी, इसमें ये जो वाला क्वेश्चन था ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, एंड इसका जो करेक्ट आंसर दिया गया है वो सी, लेटेंसी दिया गया है। और वो इसलिए दिया गया है, ये ठीक है आंसर, बट इसमें अगर सेम सेक्स लिख दिया जाता तो ज़्यादा इजी हो जाता है इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है कि ऐसी कौन सी स्टेज है आपकी साइकोसेक्सुअल जो आपकी थ्योरी है डेवलपमेंट की, सिगमंड फ्रॉइड वाला दी गई है आपकी। इसमें आपको पता है 5 स्टेजेस है, ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक स्टेज, लेटेंसी एंड जेनाइटल, ठीक है। जो ओरल स्टेज है 0 से 1 तक रहती है, जिसमें बच्चा क्या करता है, अपने ओरल एक्टिविटी से लाइक सकिंग, टेस्टिंग, यहाँ से क्या करता है, वो प्लेजर ड्राइव करता है। फिर आपकी एनल एक्टिविटी आती है, ठीक है, एनल स्टेज आती है 1 to 3 में आपकी आती है वो, ठीक है। देन फेलिक स्टेज आती है आपकी 3 से 6 में, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स और ओडिपस, ये दो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम थ्योरी डिस्कस करेंगे तो इसको भी अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अब आपकी लेटेंसी स्टेज जो है उसमें यही होता है, चिल्ड्रन क्या करते हैं, अपने जो पीयर ग्रुप होता है सेम सेक्स के, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं। मतलब आपके 6 से जो 11 ईयर्स की स्टेज होती है, बच्चा जब स्कूल जाता है तो गर्ल्स के साथ खेलने लग जाती है, बॉयज़ के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाते हैं, ठीक है। अगर इसमें सेम सेक्स लिखा होता तो बहुत इजी हो जाता है इसका वो करने के लिए, आंसर करने के लिए। बट क्योंकि आपका जो जेनेटल स्टेज होता है यहाँ पर भी ऑपोजिट सेक्स के साथ, यहाँ पर ऑपोजिट सेक्स के साथ प्योर ग्रुप से लिखे गए हैं आपके, तो ऑपोजिट सेक्स के साथ क्या होता है, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने लग जाते हैं वो, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेज की, और नेक्स्ट क्वेश्चन की। मॉरलिटी इज़ डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल नॉर्म्स ड्यूरिंग। तो पर्सनल नॉर्म्स कब आती है, ये आपकी जो मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है आपकी उसमें आता है ये आपको, और ये आपको पता होना चाहिए आपकी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसने दी थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है जिसमें हमने सारे जो है क्या बोलते हैं थ्योरीज डिस्कस कर ली है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको वो वीडियो देख लेनी चाहिए, ठीक है। उसमें हमने ये सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। किसने दी है, तो आपके ये कोहलबर्ग ने दी है ये थ्योरी, ठीक है। और उन्होंने मॉरल प्रिंसिपल्स पर बात की है। तो इसमें ये बोला गया है कि कौन सी स्टेज में ऐसा होता है कि पर्सनल नॉर्म्स, मतलब अपने व्यूज़ ज़्यादा मैटर करते हैं रिगार्डिंग, आप लॉ इतना फॉलो नहीं करना चाहते, मतलब जो ह्यूमैनिटी है आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, लॉ इम्पॉर्टेंट नहीं रहते हैं। तो वो कब होता है, आपके पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में होता है। या आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें 6 स्टेजेस है और 3 लेवल है, ठीक है। आपका प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल 3 लेवल हैं। तो आपकी फर्स्ट स्टेज में तो बच्चे को कुछ पता ही नहीं होता, उसमें उसको ये होता है कि आप अगर एल्डर्स को ओबे करोगे तो वो आपको मतलब प्यार मिलेगा आपको, ठीक है। वैसे ही सेकेंड स्टेज में गुड गर्ल गुड बॉय वाला उनका वो हो जाता है। सेकेंड स्टेज में नहीं, सेकेंड लेवल में बच्चों में क्या हो जाता है, गुड गर्ल गुड बॉय वाली एक इमेज फॉर्म करनी होती है स्कूल में। और जो आपका थर्ड लेवल है उसमें ये हो जाता है कि आपके लिए लॉज इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते, ह्यूमैनिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो पोस्ट कन्वेंशनल हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 5th क्वेश्चन की। एबिलिटी टू प्रोड्यूस डाइवर्स थॉट्स ऑन अ सब्जेक्ट इज। सी, डाइवर्स थॉट्स की बात की गई है, और जब हमने मेडिकल वाला एक पेपर डिस्कस किया था प्रीवियस ईयर, शायद से 2019 का डिस्कस किया था हमने, तो उसमें हमने डाइवर्स, जब हमने ये क्रिएटिव नॉलेज इज एसोसिएटेड विद, तो उसमें आपका दिया गया था आपका कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, तो उसमें आपको यहाँ पर आप देख सकते हो डाइवर्स लिखा गया है। तो आपकी जो क्रिएटिविटी होगी वो ही आपकी डाइवर्स होगी, ठीक है। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा सी, क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिविटी क्या होती है, डाइवर्स होती है, आउट ऑफ द
बॉक्स थिंकिंग होती है आपकी, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग के हमने बहुत सारे नाम पढ़े थे, ठीक है। आउट ऑफ द बॉक्स होगी तब भी डाइवर्जेंट होगी थिंकिंग, ठीक है। अगर हम बोलेंगे क्रिएटिव है तब भी आपको पता लग जाएगा वो क्या है बच्चा, डाइवर्स थॉट रखने वाला बच्चा है, डाइवर्जेंट है बच्चा, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु गेव द स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा, स्टिमुलस के साथ किसने वर्क किया था, पेल्विक ने वर्क किया था अपने जो डॉग के साथ, उन्होंने बेल वाला एक्सपेरिमेंट किया था उसमें, ठीक है। बात करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की, लो IQ ऑफ चिल्ड्रन ब्रॉट अप इन ऑर्फनेजेस इज मेनली ड्यू टू। तो आपको पता है उनके पास क्या, डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट, हेरिडिटी, बायोलॉजिकल डिप्रेशन, नन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें आपका डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट ही रहेगा कि उनको अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिला, प्रोवाइड नहीं किया गया था, इसलिए वो क्या है, उनका IQ लेवल स्मॉल रह गया। बायोलॉजिकल डिप्रेशन नहीं हो सकता क्योंकि क्या पता बच्चा अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो, किसी भी रीज़न की वजह से उसको ऑर्फनेज भेज दिया गया हो, ठीक है, तो ये नहीं होगा। हेरिडिटी भी नहीं है क्योंकि आपने पेल्विक को सुना है, आपने JB वॉटसन को सुना है, आपने स्किनर को सुना है, उन्होंने क्या बोला था, कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है एंड कंडीशनिंग से हम बच्चे को कुछ भी बना सकते हैं। तो आपकी वो जो कंडीशनिंग की उन्होंने बात की थी वो ऑर्फनेजेस में लैक करती है, इसका मतलब ये है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एरिक एरिक्सन डेवलपमेंट टास्क फॉर एलिमेंट्री स्टूडेंट्स। सी इसमें आपका जो क्वेश्चन है डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, थोड़ा घुमा फिरा के पूछा गया है। एलिमेंट्री, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री स्टूडेंट्स जो होते हैं वो 6 से 12 साल के, हम बोल सकते हैं 6 से 12 साल के बच्चे होते हैं, ठीक है। अब आपको इसके साथ इसको रिलेट करना है। सी अगर आपको एलिमेंट्री स्टूडेंट्स का आइडिया नहीं लग रहा है, आपको ये एज पता है बट, ठीक है, एलिमेंट्री स्कूल एज पता है, तो आप इस आंसर को बहुत ईजिली करोगे। सी नॉलेज एंड एक्विजिशन, इसको साइड रख लीजिए क्योंकि हमने ये ऐसी कोई चीज़ वैसे तो मतलब जो हमने क्राइसिस में पढ़ी थी, उनकी एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी थी उसमें, वो कहीं भी नहीं पढ़ी थी हमने, ठीक है, तो हम इसको साइड में रख लेते हैं। नेक्स्ट ऑटोनॉमी एक्विजिशन, मतलब एक्विजिशन मतलब एक्वायर करना। तो ऑटोनॉमी कब आती है बच्चे में, आप उनकी थ्योरी के हिसाब से कब आती है, 18 महीने से लेके उन्होंने बोला था 3 साल तक आती है, ठीक है। ट्रस्ट कब आता है, इन्फेंसी स्टेज में आ जाता है, मतलब 0 से लेके 18 मंथ तक आ जाता है। आइडेंटिटी क्राइसिस कब आती है, जब उनकी क्या होता है, एडोलेसेंस एज होती है, मतलब 13 साल से लेके 18 साल के बीच में या 21 साल के बीच में या 20 साल के बीच में क्या आती है, आइडेंटिटी क्राइसिस आती है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या ऑप्शन बचता है यहाँ पर, आपके पास बचता है नॉलेज एक्विजिशन का, क्योंकि नॉलेज एक्विजिशन होती है वो 6 से 12 साल के बीच में होती है, और कौन सी एलिमेंट्री स्कूल एज भी तो यही एज है, तो आपको इसलिए ये आंसर बहुत इजीली पता लग जाता। नेक्स्ट है एज अ साइंस एजुकेशनल साइकोलॉजी एम्फोसाइजेज ऑन। तो साइंस के हिसाब से एजुकेशनल जो साइकोलॉजी है वो किस चीज़ पे बेस करती है, मेजरमेंट पे बेस्ड है, ठीक है, मापन क्रिया पे वो बहुत ज़्यादा बिलीव रखती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अप्रॉक्सीमेटली परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैविंग IQ अबव 130 विल बी। तो इसमें जो आपका ये कैलकुलेट करके आपने देखा होगा, तो इसका जो IQ लेवल आता है वो आता है आपका, अगर इसमें आप स्टैनफोर्ड बिनेट के हिसाब से, स्केल के हिसाब से इसको मेजर करोगे तो 3.04% आता है, ठीक है। अगर हम बैचलर्स स्केल के हिसाब से करते हैं, और बैचलर्स स्केल के हिसाब से ही यहाँ पर पूछा गया है आपसे, तो इसमें कितना आएगा आपका 2.2 आएगा इसका आंसर, ठीक है, 2.2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज। नॉर्मल पूछा गया है फर्स्ट स्टेज, तो आपको पता होना चाहिए प्रीनेटल स्टेज है। कई बार जल्दी में हम क्या कर देते हैं, इसका इन्फेंसी करके आ जाते हैं, और कई बार सबसे गलती हो जाती है, हम क्या करते हैं क्योंकि हम इन्फेंसी को ज़्यादा वो करते हैं, फोकस करते हैं, प्रीनेटल को हम जो है वो इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हम इसको ह्यूमन डेवलपमेंट में काउंट करते हैं, ना कि चाइल्ड डेवलपमेंट में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो इन्फेंसी नहीं रहेगा, प्रीनेटल रहेगा। थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा टाइम दे के, क्योंकि आपको सब कुछ आता है बट आप जल्दी में
ऑप्शंस ऊपर नीचे करके आ जाते हो। एंड आपको पता है एक एक मार्क्स कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में आपका पेपर 1 मार्क्स से भी रह जाता है। नेक्स्ट आपके हम बात करेंगे सिमेंटिक मेमोरी की। हमने मेमोरी वाला जो है बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेमोरी है आपकी, ठीक है, इसका क्या 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 इन्फॉर्मेशन या क्या इसमें कैसे प्रोसेस चलती है। तो सबसे इसका प्रोसीजर कैसे रहता है, तो सबसे पहले आपका क्या रहता है, इनकोड किया जाता है, मतलब एक्वायर किया जाता है किसी भी चीज़ को, उसको स्टोर किया जाता है, फिर रिटेन किया जाता है, फिर उसको रिट्रीवल प्रोसेस में लाया जाता है, उसको रिटेन किया जाता है, उसके बाद उसको बाहर निकाला जाता है, फिर से उसको सोचा जाता है, उसके बारे में बोला जाता है, उसके बारे में कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन अगर आपसे पूछते तो आप उसको रिट्रीव करते हो, ठीक है। और आपकी मेमोरीज 3 टाइप की होती है, सेंसरी मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो जो ये आपका ये सिमेंटिक मेमोरी है, ये किस में आती है, ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में और कौन सी में, लॉन्ग टर्म में ये कॉन्शियसनेस वाली में, आपकी एक्सप्लिट वाली जो मेमोरी होती है जिसमें आप कॉन्शियस रखते हो, उसमें आती हैं ये, ठीक है। और इस वाली मेमोरी में क्या होता है आपके, इसमें आपके जो है वो फैक्ट्स आते हैं, क्या आते हैं आपके, फैक्ट्स आते हैं इसमें आपके, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है, ये आपके फैक्ट्स पे बेस्ड है, ठीक है। इवेंट, अगर हम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की बात की जाए तो इवेंट में कौन सी आएंगी, ये आपकी एपिसोडिक मेमोरी में आएगा। इवेंट्स किस में आएंगे, आपके एपिसोडिक मेमोरी में आएगा, ठीक है। और आपकी जो लर्निंग स्किल्स हैं ये किस मेमोरी में आएगी, ये आपकी एक्सप्लिट जो इम्प्लिसिट जो मेमोरी है, आपकी अनकॉन्शियस मेमोरी है, उसमें आपकी स्किल्स एंड टास्क आएंगी, ठीक है। जनरल नॉलेज जो आएगी, आपके फैक्ट्स जो आएंगे वो किस में आएंगे, आपकी सिमेंटिक उसमें आएंगे, ठीक है। तो हमने 3 ऑप्शंस डिस्कस कर लिए। लर्निंग स्किल्स किस में आएगी, इम्प्लिसिट में आएगी, आपकी जो अनकॉन्शियस मेमोरी जिसको बोला जाता है, ठीक है। प्रोसीजरल मेमोरी भी बोल दिया जाता है इसको। और जो आपकी इम्पॉर्टेंट इवेंट्स है ये किस में आएंगे, आपकी एपिसोडिक, ठीक है। एपिसोडिक मेमोरी जो आती है आपके डिक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर, उसमें आती है ये, ठीक है। इसमें आपकी लाइफ के इवेंट्स जो है, आपके जो एक्सपीरियंसेस है वो होते हैं, ठीक है। एंड आपकी जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड है वो आपकी सिमेंटिक मेमोरी है, फैक्ट से रिलेटेड, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज वॉज गिवन बाय, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके बिनेट ने दिया था। नेक्स्ट आपकी मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी इज, तो आपको पता है मल्टी डायमेंशनल जो है आपकी वो क्या होती है, वो आपकी होती है इंटेलिजेंस। सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू डैश सेल्फ इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ पर्सनालिटी। ये आपकी जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी, अगर आप उसको देखोगे तो आपको बहुत ईजिली इसका आंसर समझ आ जाएगा। पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी जो हमने एक वीडियो बनाई है, और उससे पहले एक स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी भी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, दोनों वीडियोज़ है, उस दोनों वीडियोज़ में ये अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आपकी जो स्कूल है, ह्यूमैनिज्म वाला जो स्कूल है, वो यही बोलता है कि कौन होता है, आई माई सेल्फ इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द पर्सनैलिटी, ठीक है। नेक्स्ट है मेमोराइजेशन इन ट्रू मेमोरी इज डन, तो सिस्टमेटिकली होती है ना, आपने देखा हमने क्या बोला, पहले एनकोड होता है, फिर स्टोर होता है, फिर रिटेन होता है, फिर रिट्रीवल होता है मेमोरी में, ठीक है, कि उस इंफॉर्मेशन में। तो पहले क्या हम एक्वायर करेंगे, स्टोर करेंगे, रिटेन करेंगे, फिर उसको रिट्रीवल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट टाइप्स ऑफ टेस्ट आर आर्मी अल्फा एंड आर्मी बीटा। सी इस पे मैंने वैसे तो वीडियो हमने जो एक लॉन्ग वाली वीडियो बनाई थी ना, रिवीजन, जो लास्ट टाइम आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो एक रिवीजन वाली वीडियो बनाई थी मैंने, ठीक है, जिसमें हमने 3 पार्ट्स बनाए थे। एंड उसमें हमने पूरा जितना भी आपका साइकोलॉजी का सेक्शन है, एक आधा टॉपिक छोड़ के सब कुछ उसमें हमने कवर किया था, और उसमें हमने ये भी कवर किए थे। तो आपके पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये कौन सा अल्फ़ा आर्मी एंड अल्फ़ा बीटा, जो आपका आर्मी बीटा सॉरी, जो है आपका क्या बोलते हैं टेस्ट है, ये किस चीज़ के लिए करवाए जाते हैं, तो ये आपके जो है ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए करवाए जाते हैं। हमने इंडिविजुअल वाले भी पढ़े थे ना, इंडिविजुअल में वर्बल थे, नॉन वर्बल थे, वैसे ही ग्रुप में वर्बल और नॉन वर्बल थे। वर्बल के अंदर आपके बिनेट सिमन ने जो टेस्ट दिया था, आपका फर्स्ट टेस्ट, वो वाला भी आता है। फिर आपके स्टैनफोर्ड बिनेट जो मैंने अभी आपको बताया, उसके हिसाब से जो स्केल के हिसाब से जो मैंने आपको बताई थी 3 पॉइंट कुछ उसकी परसेंटेज निकलेगी। वैसे आपके नॉन वर्बल में भी आते थे टेस्ट, और आपके जो ग्रुप टेस्ट है उसमें आता है, वर्बल में आता है आपका आर्मी अल्फ़ा टेस्ट, और नॉन वर्बल में आता है आपके आर्मी बीटा टेस्ट। तो ये किस में आएगा, आपका इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट में आएंगे ये सारे, ठीक है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं
कंप्लीट रिवीजन है वो, तो आप उसको भी देख सकते हो। अगर आप चाहते हो मैं टॉपिक वाइज सेपरेट छोटी छोटी वीडियोस बनाऊं, क्योंकि वो तो बड़ी बड़ी वीडियोस है, 1-1 घंटे की है, कोई 45 मिनट्स की है। अगर आप चाहते हो मैं छोटे छोटे वीडियोज़ बनाऊँ मतलब पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू फ्रूट द बेसिक ह्यूमन मोटिवेशन इज। सी ह्यूमन जो फ्रूट थे उन्होंने बात की थी, वैसे तो मेनली उनकी थ्योरी जो सेक्स के अराउंड ही जो था, वो सेक्सुअल उसके अराउंड ही घूमती रहती थी, बट उन्होंने एग्रेशन की तो भी तो बात की थी, उन्होंने ईगो में जो बात की थी, एग्रेशन जो है उसके बारे में भी, लाइफ इंस्टिंक्ट, डेथ इंस्टिंक्ट की भी बात की थी। तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपके, मेजॉरिटी ऑफ मंगोलियंस हैव डैश नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंस्टेड ऑफ 46। तो कितने होते हैं आपके ये, इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो 47 रहेगा, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, डैश प्रपोज 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज विच आर प्रेजेंट इन इंटेलिजेंस। सी हमने सारी, आपको पता है इंटेलिजेंस की जितनी भी इंटेलिजेंस ही नहीं, सारी जो आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है एक पेपर पे पेन डाउन करके मैंने आपके लिए वीडियो बना दी ऑलरेडी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो अगर आप HP टैट के लिए, या आप TGT कमीशन में अगर आप साइकोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो थर्स्टन इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो आप देख सकते हो आपकी गिलफोर्ड ने कौन सी थ्योरी दी थी, आपकी 3D मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस दिया था आपका, ठीक है। फिर आपकी स्टर्नबर्ग ने कौन सी दी थी, स्टर्नबर्ग ने आपकी ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, जिसको त्रितंत्रीय सिद्धांत भी बोलते हैं, वो दी थी आपकी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। थर्स्टन की तो हमने बता दी, जो 7 प्राइमरी उन्होंने उसके ऊपर बात की थी, ठीक है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी बोलते हैं, नाम क्या है इसका, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, नाम याद नहीं आ रहा था। जिसमें उन्होंने 7 फैक्टर्स, प्राइमरी फैक्टर्स के मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में बात की थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज स्पैन ऑफ अटेंशन इज। तो अटेंशन का जो स्पैन होता है वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। क्या से होता है, लिमिटेड होता है, ठीक है। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, रिट्रीवल इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व इन। अभी मैंने आपको इतनी बार मेमोरी के बारे में जब बताया, तो लास्ट स्टेप क्या है, रिट्रीवल, तो मेमोरी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, WIASC इज़ यूज टू मेजर इंटेलिजेंस। तो किस में, आपके चिल्ड्रंस में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, डैश हैज़ करेक्टराइज्ड स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। सी कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है वर्सेस, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, हमने बहुत बार ये डिस्कस कर लिया है। एरिक एरिक्सन की जो थ्योरी है आपकी, एरिक एरिक्सन की जो आपकी थ्योरी है उसमें हमने बहुत बार ये आइडेंटिटी क्राइसिस के बारे में, वर्सेस वाली जो स्टेज है उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, तो आपको बहुत इजीली पता होगा एरिक एरिक्सन ने ये थ्योरी दी थी। मेरा टिक ऊपर नीचे लग जाते हैं कई बार। सो बी, एरिक एरिक्सन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका, टू सिलेक्ट सम इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेसिंग एंड रेगुलेट अदर्स टू पेरिफेरी। ये किस चीज़ का आपका जो है एक क्रिया है, तो हम बोलेंगे ये जो आपका इसका, ये किस चीज़ का है, ये आपकी सी अटेंशन का है, ठीक है। अटेंशन में ऐसा होता है कि क्या करते हो आप, नई चीज़ें सीखते हो और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उसको पेरिफेरी मतलब साइड की ओर धकेलने लग जाते हो, सेंटर पॉइंट में आपका कुछ और रहने लग जाता है। नेक्स्ट जो है आपकी डेफिनेशन पूछी गई है, एंड हमने सारी जो डेफिनेशंस हैं अभी तक 2012 से लेके 2020 तक जो पूछी गई है एग्जाम में, उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसका लिंक देख सकते हो। नेक्स्ट है तो आपकी, द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन इज़ इंटायरली एट द मर्सी ऑफ साइकोलॉजी। ये किसने बोला है, तो ये आपके BN झा ने बोला है। क्या है कि जो आपकी एजुकेशन, क्या बोला गया है, जो आपकी एजुकेशन की प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी देन है आपकी, वो आपकी साइकोलॉजी की देन है। नेक्स्ट है, एरियाज ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट आपको पता है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों होती है, ठीक है। तो आपकी नर्वस सिस्टम में ग्रोथ, ठीक है, आपके जो ग्रोथ ऑफ मसल्स, एंडोक्राइन ग्लैंड में आपकी जो ग्रोथ होगी, ये सारे क्या है आपके, ऑल ऑफ द अबव इज द एरिया ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट।
नेक्स्ट है आपका पावरफुल मोटिवेशन इज इफेक्टिव फैक्टर ऑफ लर्निंग इन दिस द चाइल्ड बिकम्स। तो अगर आप मोटिवेशन बहुत अच्छे से मोटिवेट कर रहे हो बच्चों को तो उसकी जो लर्निंग है वो इफेक्टिव बन जाएगी और इसमें बच्चा क्या करेगा, लर्न्स रैपिडली, मतलब बच्चा बहुत जल्दी जल्दी सीखेगा। नेक्स्ट जो है आपका हु सेड द सोशल डेवलपमेंट मीन्स अटेनिंग ऑफ मेच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप, ये किसने बोला था, ये आपके हरलॉक ने बोला था। नेक्स्ट है आपका कि हु प्रोपोंडेड डेल्टन मेथड, तो किसने, आपके हेलेन पाक्सटन ने जो है वो हक्सटर ने क्या किया था, वो क्या किया था, प्रोपाउंड किया था आपका डेल्टन मेथड। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन भी एग्जाम में। सो ये थे आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ये था आपका जेबीटी का या हम बोल सकते हैं डीएलएड का 2020 का पेपर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो एंड आपको एक्सप्लेनेशन यूज़फुल लगी हो, साथ में जो वीडियोस आप अगर नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को देख लेना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को और सब्सक्राइब करना है। एक बार सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद क्या करना है, आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है एंड जो वीडियोस मैं आपके लिए पोस्ट कर रही हूँ उसको रेगुलरली विजिट कीजिए, क्योंकि फिर आपका HP टैट अच्छे से क्लियर हो सकता है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।